नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऑल इंडिया कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाकर लाते हैं, जो आपको भविष्य के किसी भी स्तर के कांस्टेबल की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच को के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाकर आप उस चैप्टर्स को स्टडी कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो आपको जीएस का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, मैथ्स का पोर्शन हो, और आपको हिंदी का भी जल्दी ही बैच स्टार्ट होगा। तो बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ कि हर कामयाब व्यक्ति की शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। आप सच बात है, इतिहास के हर बड़े व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, जिसने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वो जीरो से ही शुरू किया है। आपके देश के महान वैज्ञानिक कलाम साहब एक बार जब एयर इंडिया स्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब उनका एडमिशन नहीं हुआ रमेश, तो वो जो है आत्महत्या तक के लिए विचार बना चुके थे, और बाद में आगे चल के वहीं देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, लगे रहिए, निश्चित मिलेगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 6 खिलाड़ियों का औसत वजन 6 खिलाड़ियों के औसत वजन में, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। 6 खिलाड़ियों का औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच का वजन शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलो है, तो कोच का वजन क्या था? देखिए, कोच सहित औसत कितना था? कोच 1 वृद्धि हुई है, यानी कोच के बिना औसत 67 रहा होगा। कोच आ गया तो औसत में 1 किलो की वृद्धि होगी, तो 6 1 7 खिलाड़ी थे, तो ये हो गया कितना कोच का। कोच जो है, कोच मान लीजिए अगर 66 का था, कोच देखिए कह रहे हैं कि 6 खिलाड़ियों के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच का वजन शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 है, यानी अगर कोच का वजन नहीं जोड़ा गया था तो औसत 1 कम 67 से 1 कम 66 रहा होगा। ये बैट श्योर बात है। अब कोच आ गया, तो अगर कोच भी 66 का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोच के आने से औसत पे 1 फर्क पड़ गया, और कोच को शामिल करने के बाद टीम में मेंबर्स की संख्या हो गई 7, तो 1-1 किलो सब पे बढ़ गया, तो 7 लोगों पे बढ़ा, तो कोच का वजन 66 और 7 73। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में 11 शेष बचता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कह रहे हैं कि 15, 16, 18 और 20, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये एलसीएम आपको मिल जाता है 720। इसका एलसीएम आपको मिलेगा 720, और हर बार 11 शेष होना चाहिए, तो 11 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 731। आपको 15, 16, 18 छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि एलसीएम निकालना है। तो 15, 16, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लिया 720, और 11 जोड़ दिया 731। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 3000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज, और 2000 रुपये की राशि पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज में से 150 कम है, तो n का मान ज्ञात करो। सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं, ध्यान देना। 3000 रुपया की 1 वर्ष में, 3000 रुपये पर 5% की दर से 1 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज, 2000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों में मिलने वाले साधारण ब्याज से ये 150 कम है। तो देख लो, पहले यही कर लेते हैं ना, ये हो गया 00,
ख़त्म, 30 बचे 150, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0000 से ख़त्म हो गया, 20 पंजे 100 यन। यानी अब अंतर क्या है, 100 यन माइनस 150 इज इक्वल टू 150। यही अंतर दे रहे हैं कि अंतर 150 कम है, इससे ये 150 कम है, तो 100 n इज इक्वल टू 300। इट मीन्स n इज इक्वल टू वाट, 3 ईयर, 3 साल। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। देखो पहले 3000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया 150, 2000 रुपये का 5% की दर से n वर्ष का ब्याज निकाल लिया तो 100 है। कह रहे हैं कि 100 n माइनस 150 बराबर 150 होगा, क्योंकि 150 कम है। ठीक, तो इस तरह से n का मान आ गया 3 साल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पा सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझिए, जैसे सपोज करिए कल तक आप 100 रुपये में बाजार से 100 रुपये में बाजार से x kg चावल खरीद पाते थे। ठीक है, अगले बार आप जब जाते हैं तो 100 रुपये में आपको x kg चावल भी मिलता है और 20 रुपया वापस भी मिलता है। क्यों पूछा आपने कि ये 20 रुपया क्यों वापस दे रहे हो भाई, पिछली बार तो नहीं दिया था। तो उसने कहा कि भैया रेट कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 20% कम हो गया, तो 100 रुपये में 20 रुपये आपको वापस कर देगा। ठीक है, वापस कर देगा। अब आप देखो ये 20 रुपये अगर आप उसको रिटर्न दे दो तो कह रहे हैं ना कि 20% कम हो जाए तो 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। यानी इस 20 रुपये में कितना चावल मिलेगा, 2 kg। 2 kg का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया, तो 1 kg का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया। ये 10 रुपया प्रति किग्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। ठीक है, घटा हुआ मूल्य हो गया। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि दो संख्याओं में 2 संबंधे 3 का अनुपात है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है, संख्या का योग ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए संख्या a और b है और इसका अनुपात 2 संबंधे 3 है। इसमें जैसे ही आप 3 जोड़ते हो तो अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है, यानी यहाँ भी 1 की वृद्धि है और यहाँ भी 1 की वृद्धि है, और 1 बराबर कितना जोड़ने पे आ रहा है, 3। 1 की वृद्धि हो रही थी, 1 बराबर 3, तो कह रहे हैं संख्याओं का योग 3 2 5, 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 15। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लो फिर से, कह रहे हैं कि 2 संख्याओं में 2 संबंधे 3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है। यानी 2 3 को 3 4 होने के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है, यानी 1 भाग की वृद्धि हो रही है दोनों तरफ से, तो 1 भाग बराबर 3, तो दोनों का योग ये 5 भाग बराबर 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक धनराशि 4 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। कि कह रहे हैं कि कोई 100 रुपये की राशि है, 4 वर्ष में सपोज करिए वो 8 गुनी यानी 800 हो गई। इस 800 को आप तोड़ो 2 पार्ट में, तो क्या तोड़ते हो कि प्रिंसिपल तो आपका 100 था, इंटरेस्ट आपका कितना आया, इंटरेस्ट 700 आया। ये 700 इंटरेस्ट पाने में आपको 4 साल लग गए, तो कह रहे हैं कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो 100 रुपया कितने समय में 5 गुना यानी 500 हो जाएगा, और इस 500 में पी कितना हो गया, 100 हो गया, और आई कितना हो गया, आई हो गया 400। 700 ब्याज पाने में आपको 4 साल लग गए। 700 रुपया ब्याज पाने में आपको अगर 4 साल लगते हैं तो 400 रुपया ब्याज पाने में कितना लगेगा, 4/700 गुणित 400, 0 0 16/7, 16/7, 16/7 का मतलब हो गया 2 सही 2/7 साल। सिंपल सवाल ना, समझ लो। कह रहे हैं कि 100 रुपये, मान लीजिए एक राशि 100 रुपये की राशि है, 4 साल में 8 गुनी हो गए यानी 800 हो गई। 800 में 100 रुपया मूलधन है, ब्याज 700 है। 100 रुपये को कितने समय में 500 होगा, 5 गुना होगा, तो 5 गुना होने में मूलधन क्या आएगा 100, ब्याज आपको चाहिए 400। 700 रुपया ब्याज पाने में आपको 400 साल लगे, 4 साल लगे।
तो 400 रुपये पाने में कितना समय लगेगा? 2 सही 2 बटा 7 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल ये है कि एक बेलनाकार ड्रम जो दोनों तरफ से बंद है के आधार का व्यास 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो ड्रम के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से समझ लीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r। तो 2 गुणित व्यास 7 है तो त्रिज्या 2 गुणित 22 बटा 7 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 बटा 2 और h हो गया 5 प्लस 7 बटे 2। 7 7 से खत्म हो गया, ये 2 2 से खत्म हो गया। 22 गुणित 5 दूनी 10 17 बटा 2 यानी 11 और 11 सते 77 की 7 हासिल 7 11 का 11 11 7 18 187 187 वर्ग मीटर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान सवाल। कह रहे हैं कि 6400 रुपये का 2 वर्ष का 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आसान सवाल है ना, कितना है? 6400 रुपया है, एकदम आराम से लगा लीजिए। 6400 रुपया, ठीक है, 7% का मतलब हो गया 7% ना, हाँ 7%, सॉरी 7% नहीं है, 7 सही 1/2% था, कोई बात नहीं, चलिए 7% पे लगा लेते हैं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये दर सही कर लीजिए, ये दर जो है ना, ये 7 सही 1/2% है, तो आपको आसानी हो जाएगी। 7 सही 1/2% का मतलब 15/2% और 15/2% का मतलब हो गया 15/2/100 यानी 15/200 और 15/200 का मतलब हो गया 3/5 से काटेंगे तो 40, 3/40। ठीक है, इसको सॉल्व इरेजर से सॉल्व खत्म कर दिया। तो 7 सही 1/3/40 कितना हो गया? 3/40। ध्यान दो, 3/40 को क्या करना है? अब ये 3/40 है तो 0 1 और 640 और 16 चौका अगर तो 480 आ जाएगा। कितना आ गया? 480। 160 का इतना हो गया, फिर बटा 340, 40 दहा में और 12 यानी 36। ठीक है, और 2 साल का है तो 2 और 1 से गुणा कर लेंगे तो 8, 48 दूना 96, 960 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? गुणा है ये। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट के चैप्टर वाइज कंटेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट के सेक्शन में चले जाइए। गारंटी इतना शानदार और इतना स्मार्ट तरीके से और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ाया है कि आपको मज़ा आ जाएगा गुरु। तो ये 9996 हो जाएगा, ये 9996 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 संबंधे 3 और उनके व्यय का अनुपात 9 संबंधे 5 है। आसान सवाल, 9 संबंधे 5 है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन मान सकता हूं कि हो सकता है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है दोस्त। क्या कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की आय, देख लो इनकम क्या बता रहे हैं, इनकम कह रहे हैं 5 और 3 है, यानी 5x और 3x है। ठीक है, कह रहे हैं तथा व्यय का अनुपात इतना, बचत कितना है 1300 और 900, घटा दीजिए, -1300 और -900, ये क्या है? बचत है। और अगर आय में से बचत घटा देंगे तो बचेगा क्या? खर्च, और खर्च का अनुपात आपको 9 संबंधे 5 दिया हुआ है, यानी बस सीधे आपको कर लेना है 5x - 1300 बटा 3x - 900 बराबर 9/5। ठीक है, और बस सिंपल इसी को सॉल्व कर देना है, और ये सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपको 800। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 800। तो कह रहे हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय, एक की आय 5x, 5x बराबर 5/40, 4000, और दूसरे की कितनी है 3x, तो 8 तरीके 2400, 4000 और 2400 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चौथे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16
और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बी को प्राप्त राशि क्या है। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा और बहुत सिंपल सा अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। क्या अप्रोच है, ए है, बी है और सी है। कह रहे हैं ए कुल राशि का 3/16 और बी कुल राशि का 1/4। 1/4 का मतलब 4/16, 4 3 7 16, 9 यहाँ पे बचेगा 9/16। सी के लिए कितना आ जाएगा 9/16 और यही 9/16 81 दे रहा है, तो 9 9 81, 1 बराबर 144, 16 9 144, तो 1/4 बी कितना होगा 1 बराबर 1/144, 1 बराबर 144 है, तो बी का 1/4 बराबर होगा 4 तिहाई 12, 4 6 24 36। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की किसी वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा। मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा, यही देखना है आपको। तो बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि देखो ध्यान दो, ठीक है। तो क्या करना है, मिश्रधन का 2/5 होना है 10 वर्ष में। हाँ, तो अगर मान लेते हैं कि 10 वर्ष में मिश्रधन कितना हो गया 100, तो उसका 2/10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। ये 2/5, 5 विषम 100, 2 दूनी 20 दूनी 40 ब्याज आपको मिल रहा है 10 साल में। 10 साल में 40 रुपया ब्याज मिल रहा है ना। तो 10 साल में अगर आपको 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आप समझो कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया। 1 साल 10 साल में 40 ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 4 हो गया, ठीक है। 1 साल का ब्याज 4 हो गया। कह रहे हैं किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। मान लीजिए मिश्रधन अगर 100 है, तो 10 वर्ष में 40 ब्याज आएगा, तो ब्याज 40 यानी मूलधन कितना था 60 और 60 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल में 4 रुपये। तो ब्याज की दर बराबर 4/60 गुणित 100, ये बराबर हो जाएगा 0 0 से ख़त्म, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी हो गया 20/3, 6 सही 2/3%। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। तो मान लिया मिश्रधन 2/10 है, तो उसका 2/5 40, यानी ये 2/5 क्या है ब्याज है, तो मूलधन कितना है 40। और अगर ब्याज 10 साल में 40 है, तो 1 साल में 4, तो 60 रुपये का 1 साल का ब्याज 4, तो ब्याज की दर 4/मूलधन 60 गुणित 100, 6 सही 2/3%। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उस सबसे लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में रखी जा सके। तो सिंपल सा सवाल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। √a² प्लस b² और प्लस c² यानी √152। 152 का मतलब हो गया 2 करनी में 38, 2 करनी में 38। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल क्या हो गया, कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 हो जाती है और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है। तो बात को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई धन 3 वर्ष में, ध्यान से समझिएगा, 3 साल में कितना हो रहा है बच्चा ब्याज, 3 साल में मिश्रधन हो जा रहा है 2662 और 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में हो जा रहा है 2420। तो यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया, हर साल ब्याज कितना मिल रहा है 0.242। 1 साल में 242 ब्याज मिल रहा है, यही है ना। 2 साल में 1 साल में ये है, और ये क्या है 2420, ठीक है। तो ब्याज की दर चाहिए भैया, दूसरे साल के अंत में जो पैसा था वही तो 2420, तीसरे साल के लिए क्या बन गया, मूलधन बन गया। तो 2420 तीसरे साल के 2420 रुपए के ब्याज पर तीसरे साल के
2420 रुपये के ब्याज पर के मूलधन पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 2420 रुपये के मूलधन पर 2420 रुपये के मूलधन पर 242 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, यानी ब्याज की दर कितनी है? 10%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझो, 3 साल में मिश्रधन 2662, 2 साल में मिश्रधन 2420, यानी 1 साल में ब्याज 242, और दूसरे साल का मिश्रधन 2420 था, यानी पहले साल का मूलधन 2420 था, और तीसरे साल की 2420 के मूलधन में जो मिश्रधन है वो 2662 है, यानी ब्याज कितना है? 242 है। तो 2420 का 242 10% है, यानी ब्याज की दर 10% होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 200 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 है, यदि लाभ 30% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि 33%, तो लाभ 30% है, तो 30% बराबर 200, 30% बराबर 200, तो CP 100% बराबर 100% बराबर 200 बटा 30 गुणित 100, ये डबल जीरो खत्म हो गया, ये 2000 बटा 3, 2000 बटा 3 का मतलब हो गया 666.66। ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से इसको देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मिसप्रिंट को सही कर लीजिएगा। माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आर का मतलब 3 का स्क्वायर, और 2 पाई आर, आर यानी 3, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3 3 के 9 दूनी 18 संबंधे 6, यानी 3 संबंधे 1। क्या कह रहे हैं? परिधि तथा पाई आर स्क्वायर, सॉरी परिधि, अच्छा परिधि धरना, तो अनुपात कितना हो जाएगा? एक मिनट 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये 2 नहीं होता है भाई, 3 तरीके 9 संबंधे 6, 9 संबंधे 6 का मतलब हो गया 9 सब। एक मिनट, इसको मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। परिधि और क्षेत्रफल, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 3 आर हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 6 इंटू 9 या 2:3, 2:3 ये क्या हो गया? परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी में प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सेम चैनल पर सेम टाइम कुछ और बेहतरीन कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।